हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पार्ट कवर करके गांधी नीरा स्टार्ट किया था। तो गांधी नीरा में 1917 से 47 वाला पार्ट रहता है। तो 1917 से 22 के अराउंड हमने पार्ट कवर कर लिया था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं 1922 के बाद वाला पार्ट। लास्ट लेक्चर्स के बारे में बता दूं आपको, मॉडर्न हिस्ट्री में जो लेक्चर्स निकल चुके हैं, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, गवर्नर जनरल, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आई, एस्टेब्लिशमेंट हुई उसकी, एक्सट्रीमिस्ट फेस 1905 से 17 तक हमने पढ़ लिया। और उसके बाद लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था गांधी नीरा का फर्स्ट पार्ट, 1947 तक पार्ट पढ़ना है हमने। तो 1922 का तक हमने कवर कर लिया था लास्ट में। तो गांधी नीरा पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे, एक सीक्वेंस में हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो पहले लास्ट वाले लेक्चर्स देख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमने लास्ट में देखा था, तो एक हल्की सी रिवीजन ले लेते हैं। महात्मा गांधी के 3 सत्याग्रह थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह। उसके बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पड़े 1919 में, और साथ में रोलेट एक्ट देखा था जिस वजह से जलियांवाला बाग इंसिडेंट आया। उसके बाद हमने देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आई 1920 में, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी थी, लेकिन जो चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने वापस ले ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे आगे 1923 में स्वराज पार्टी, 1924 में एचआरए, एचएसआरए, ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस, नौजवान सभा, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, दिल्ली हॉल पार्लियामेंट बॉम्ब केस पढ़ेंगे, लाहौर सेशन, जिन्ना रिपोर्ट, और लास्ट में पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च। तो देखते हैं आगे। आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा 9th पार्ट रहेगा। तो इससे पहले 8 पार्ट निकल चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, तो वहां चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। टेलीग्राम पे आपको चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएंगे। चैनल मिल जाएगा आपको जिसमें इंफॉर्मेशन और वीडियो शेयर कर देता हूं मैं, और उसके साथ ही एक चैट का ग्रुप बना दिया मैंने, जिसमें जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें क्विज डाल रहे हैं, तो क्विज की वजह से आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। आगे चलते हैं। जो लास्ट वीडियो में मैंने क्विज दिया था, 5 क्वेश्चन रहते हैं हर वीडियो में, आपको पता है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास था, वो द फॉलोइंग वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन किनको बोलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज देश बंधु। देश बंधु किनको बोला जाता है। देखो, दो चीज होती है, एक होता है दीन बंधु, एक होता है देश बंधु। जो दीन बंधु है वो बोलते हैं सीएफ एंड्रियो को, और जो देश बंधु है वो बोलते हैं सीआर दास को। तो इसका आंसर रहेगा सीआर दास। थर्ड क्वेश्चन आपके पास था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू होस्ट इंडियन फ्लैग। जो ऐसा पहला पर्सन था जो फर्स्ट पर्सन बना इंडियन फ्लैग को जो फॉरेन सॉइल, विदेश में लहराने वाला, तो वो थे मैडम भिखाजी कामा। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास था बारदोली सत्याग्रह पे। तो बारदोली सत्याग्रह एक 1928 में मूवमेंट हुई थी। 1928 में नॉन टैक्स मूवमेंट थी, मतलब बिना कर के, मतलब कर को मुक्त करवाने के लिए, मतलब जो जमीन पे टैक्स लगता था उसको छुड़वाने के लिए मूवमेंट थी, आंदोलन था। तो वो किन्होंने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो इसका आंसर रहेगा वल्लभ भाई पटेल। आगे पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था, हु वाज कंसीडर्ड एज द पायनियर ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म होता है, मैंने बताया था, सांप्रदायिक। तो सांप्रदायिक के पायनियर फादर किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं एमएन रॉय को, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1934 में फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था। ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो ये हमारे पास लास्ट में 5 क्वेश्चन थे लास्ट क्विज में। आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे लास्ट 10 वाइसरॉयज का टाइम पीरियड। तो लास्ट 10 वाइसरॉय हमने देखे थे 1899 से स्टार्ट होकर 1947 तक जाते हैं। इससे पहले 1858 से 1899 तक पहले 10 वाइसरॉय हमने कवर कर लिए अच्छे तरीके से। और उसके बाद 1899 से स्टार्ट होके हम पहुंच चुके हैं लॉर्ड रीडिंग तक। मतलब अभी टाइम पीरियड जो चल रहा है 1922 वाला, वो चल रहा है लॉर्ड रीडिंग का। लेकिन लॉर्ड रीडिंग जो है, इनके टाइम पे इतना ज्यादा फेमस ब्रिटिशर्स की तरफ से मूवमेंट नहीं है, इंडिया की तरफ से मूवमेंट काफी है। तो 1922 तक हम पढ़ चुके हैं। जो लास्ट में हमने देखा था 1922 चोरा चोरी इंसिडेंट, यहां तक हम कवर कर चुके हैं। और आगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लॉर्ड रीडिंग के बाद लॉर्ड इरविन, सारा हमारा कवर हो जाएगा। मतलब इसका टाइम पीरियड जो रहेगा 1930 के अराउंड हम कवर कर लेंगे आज वाली वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो लास्ट 10 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे गांधी नेरा के। 11th क्वेश्चन आपके सामने है, स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय whom which was later totally abolished in 1926। देखो क्या हुआ, जो हमने लास्ट में पढ़ा था 1920 वाला इंसिडेंट पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी। तो महात्मा गांधी जी ने जब बोला था हम बाइकआउट करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बाइकआउट की वजह से कुछ पर्सन ऐसे थे, मैंने बताया था, जो महात्मा गांधी के अगेंस्ट हो गए थे। तो वो पर्सन कौन कौन से थे? वो पर्सन हमारे पास थे एनसी केलकर, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। आप याद कर सकते हो एक तरीके से, जैसे लास्ट हमारी मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एनसीएम, तो एन से हमारे पास है एनसी केलकर, सी से सी आर दास, एम से हमारे पास है मोतीलाल नेहरू। तो तीन पर्सन हमारे पास थे, जो तीनों के तीनों पर्सन थे वो महात्मा गांधी के अगेंस्ट हो गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके, बिकॉज रीजन यही था 1923 में इलेक्शंस होने थे। तो इलेक्शंस की वजह से इन्होंने सोचा अगर इलेक्शन की वजह से हम सीटें जीत जाते हैं तो इलेक्शंस में जीतने के बाद हम अपनी सरकार बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया 1923 में, 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। तो स्वराज पार्टी के फाउंडर पूछा गया है यहाँ पे, तो एनसी केलकर, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू तीनों थे फाउंडर। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। और जो हमारे पास यहाँ पे सी आर दास जी हैं, वो इस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखा गया है। और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सेक्रेटरी थे किसके? स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी से हमारे पास तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। पहली बात तो 1923 में एस्टेब्लिश हुई है, एस्टेब्लिश इन तीन लोगों ने की है। किस वजह से तीनों लोग अलग हुए थे महात्मा गांधी से? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से, लेजिस्लेटिव असेंबली की वजह से, काउंसिल की वजह से। तो उसके बाद 1923 में इन्होंने पार्टी बनाई। आगे जाके क्या हुआ, जो सी आर दास थे, सी आर दास की 1925 में डेथ हो जाती है, 1925 में। 1925 के बाद अगले साल 1926 में जो पार्टी है वो बिल्कुल प्रॉपरली डिसोल्व हो जाती है। इवन की 1925 में ही इनकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाती है। लेकिन 1926 इसलिए कह रहा हूं बिकॉज 1926 के जो इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस में इनको बिल्कुल भी सीटें नहीं मिली थी। तो 1926 में टोटली डिसोल्व हो जाती है ये वाली पार्टी, स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन आपके पास है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। देखो अब क्या है, 1923 निकल चुका है, उसके बाद 1924 आएगा। 1924 जो था उसमें एस्टैब्लिश हुई थी एक मूवमेंट, एसोसिएशन सॉरी, वो थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इन शॉर्ट इनको बोलते थे एचआरए। तो एचआरए जो थी एसोसिएशन थी वो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कौन से साल में बनी थी? वो बनी थी 1924 में। तो 1924 में एचआरए बनी। इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर चार पर्सन हमारे पास है, जोसेफ चटर्जी हैं, सचिन सन्याल हैं, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल। देखो इनकी आगे एक सीक्वेंस बनेगी, जोसेफ चटर्जी जो है, सचिन सन्याल है, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल है, आगे इनके बारे में दोबारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये पर्सन इंपोर्टेंट बनते हैं एचआरए में। तो एचआरए बनी कब है? 1924 में। इन चार पर्सन ने मिलकर बनाई है, वो बनाई है इन चारों पर्सन ने, जोसेफ चटर्जी, सचिन सन्याल, कई जगह इनका नेम सचिंद्र सन्याल भी लिखा होता है तो मैंने दोनों मेंशन कर दिए हैं, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल। तो ये चार पर्सन थे। आगे क्या हुआ 1924 में, ये ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद, तो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए इनको पैसे भी चाहिए। तो कह सकते हैं इन्होंने एक प्लान बनाया, वो प्लान था हमारा ककोरी ट्रेन रॉबरी। देखो 9 अगस्त 1925 को एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, उसको किस नेम से जानते हैं? उसको जानते हैं ककोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से। तो ककोरी ट्रेन रॉबरी में हुआ क्या? तो कुछ पर्सन ऐसे थे तो पीछे हमने पढ़े हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल, दो पर्सन उठाते हैं, चलो ज्यादा नहीं, वैसे तो पांच पर्सन ऐसे थे जिनको पकड़ लिया गया था। हुआ क्या था, एक ट्रेन जा रही थी फ्रॉम सहारनपुर टू यूपी। तो सहारनपुर टू यूपी जो ट्रेन जा रही थी उसमें कुछ गवर्नमेंट का पैसा जा रहा था, हथियार जा रहे थे, तो उसको लूटने की कोशिश की गई इन पांच छह पर्सन के द्वारा। तो जो केस हुआ था 1925 में, उस केस में क्या हुआ, जो पर्सन थे पांच पर्सन, इवन की उन पर्सन को फांसी की सजा हो गई थी। उनमें से जो एक पर्सन था वो शामिल थे रामप्रसाद बिस्मिल। तो पांच पर्सन जो है वो बता देता हूँ बोल के, अगर नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे रोशन लाल है, राजिंदर लहरी है, रामप्रसाद बिस्मिल है, अपने पास स्वराज सिंह है या अशफाक उल्ला खां। ये पांच पर्सन थे जिनको फांसी हो गई थी। और एज ए मतलब कह सकते हैं जिनको दो पर्सन को बीच में से काले पानी की सजा भी दी गई। तो 1925 वाला जो केस हुआ, उस केस को हम किस नाम से जानते हैं? ककोरी ट्रेन रोबरी। ककोरी एक जगह है जहाँ पे ये ट्रेन रोबरी की गई थी। और हुआ क्या, जो लास्ट में हमने पर्सन देखे यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद 1925 से ककोरी ट्रेन रोबरी में से बच के निकल गए थे। तो बच के निकल गए, उसके बाद किसके साथ जाके मिल गए? वो मिल गए भगत सिंह के साथ। तो आगे वो वाला केस बनेगा, जो एचआरए हम पढ़ रहे हैं वो एचआरए कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? एच एस आर ए में। पढ़ते हैं। देखो अभी मैंने बोला
जो 24 में एचआरए बनी, 25 में एक केस हुआ ककोरी ट्रेन रोबरी, उसमें से चंद्रशेखर आजाद बच के किसके साथ मिल गए, वो निकल के चले गए भगत सिंह के पास। तो हुआ क्या 1928 में, या क्वेश्चन बन रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू लीडर्स फॉर्म्ड एचएसआरए, कौन से ऐसे दो लीडर्स हैं जिन्होंने बनाई थी एचएसआरए। देखो एचएसआरए पहली बात तो है क्या, एचआरए तो वही वर्डिंग है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो हमने पीछे पढ़ी थी। ऐसे क्या लगेगा बीच में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनी कब है, पहली बात तो ये बनी थी 1928 में। 1928 में बनी, 1928 में बनी, which was abolished later in 1931, जो वो बाद में खत्म हो गई 1931 में। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है जो एचएसआरए थी उसके फाउंडर कौन थे। तो दो पर्सन मैंने अभी बताया, जो लास्ट में चंद्रशेखर आजाद थे, वो बच के निकल गए थे, कहां से निकले थे, काकोरी ट्रेन रोबरी से, और उसके बाद किसके साथ जाके मिल गए थे, भगत सिंह के साथ। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी ने 1928 1928 में एचआरए की जगह नई एस्टेब्लिशमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हमारे पास केस था। आगे 1931 में ये जो एचएसआरए है वो प्रॉपर्ली अबॉलिश हो जाएगी। रीजन क्या रहेगा, आपने सुना होगा जो भगत सिंह थे और चंद्रशेखर आजाद थे, दोनों के दोनों शहीद हुए थे कौन से साल में, 1931 में। 1931 में दोनों शहीद हुए, जिस वजह से जो एचएसआरए थी वो भी क्या हो गई, प्रॉपर्ली अबॉलिश हो गई। तो ये 1924 हो गया, 1925 हो गया, 1928 वाला केस। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है भारत नौजवान सभा वाज फाउंडेड बाय भगत सिंह इन विच ईयर। तो 1925 में जैसी काकोरी ट्रेन रोबरी हुई थी उसके अगले साल 1926 में एक सभा बनाई गई थी भगत सिंह के द्वारा, जिसको बोलते थे नौजवान भारत सभा या भारत नौजवान सभा। तो यहाँ पे सिंपली फाउंडर पूछे गए या भगत सिंह थे, तो कौन से साल में बनाई थी भगत सिंह ने, वो बनाई थी 1926 में। इसका आंसर रहेगा 1926। देखो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, 1923 से स्टार्ट हुए स्वराज पार्टी, 1924 एचएसआरए, देन उसके बाद 1925 आ गया, सॉरी एचआरए, उसके बाद काकोरी ट्रेन रोबरी, उसके बाद 1926 में हमारे पास आ गई नौजवान भारत सभा। आगे चलते हैं 1927 में एक कमीशन बैठा, बटलर कमीशन। देखो बटलर कमीशन क्यों आया था, वो रिलेशन को अच्छे इंप्रूव करने के लिए आया था। रिलेशन किन के बीच में, जीओआई का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो भारत सरकार और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, देखो प्रिंसली स्टेट्स क्या होती है, प्रिंस से बनता है राजे महाराजा, है ना, प्रिंस होता है राजा महाराजा। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में राज कर लेते, तो उस टाइम पे कुछ एरियाज ऐसे भी थे इंडिया में जहां पे राजा और महाराजा राज कर रहे थे, तो प्रिंसली स्टेट उनकी स्टेट्स को बोला गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी उस टाइम पे, और प्रिंसली स्टेट्स में एक अब कह सकते हैं रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए ना एक कमीशन बिठाया गया, दैट वाज बटलर कमीशन 1927 में। तो 1927 में कमीशन बैठा था, उसके चेयरमैन कौन थे, क्वेश्चन ये है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। इस कमीशन के चेयरमैन थे हमारे सर हारोल्ड बटलर, मिस्टर चर्चिल, जॉन साइमन, माइकल बटलर। इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, हारोल्ड बटलर। तो जो हार्लोट बटलर थे वो इस कमीशन के चेयरमैन थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइमन कमीशन, वो विच वाज अपॉइंटेड इन 1927। साइमन कमीशन 1927 में जिसकी अपॉइंटमेंट हुई थी एंड केम इनटू इंडिया, इंडिया में उसकी एंट्रेंस कब हुई, 3 फरवरी 1928 को। फॉर विच पर्पस, किस पर्पस के लिए, मतलब क्यों आया था साइमन कमीशन इंडिया में। पहली बात तो जो साइमन कमीशन आया उसका प्रॉपर विद्रोह किया गया, प्रॉपर उसके अगेंस्ट हुए थे हमारे इंडिया वाले। तो साइमन कमीशन इंडिया में आया किस पर्पस से था, वो आया था टू रिव्यू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। जो 1919 में हमने पढ़ा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में एक चीज आई थी, दैट वाज डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम थी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन इंडिया में आया था। एक्चुअली क्या हुआ था 1919 में ये अनाउंस किया गया था हर 10 साल बाद जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चेकअप किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। लेकिन 1919 से 1929 में आना था इन्होंने, तो 2 साल पहले इन्होंने एक कमीशन बिठाया 1927 में। 2 साल पहले बिठाने का रीजन भी ये रहा बिकॉज 1929 में वहां पे इलेक्शन थे, तो इलेक्शन में पार्टी को अपने को स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए होते हैं जीतने के लिए, तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाने के लिए इंडिया में एंट्री की 1928 में। तो क्वेश्चन पहली बात तो ये बनता है साइमन कमीशन की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो अपॉइंटमेंट थी, वो कब हुई थी 1927 में। अपने इंडिया में उसकी एंट्री कब हुई, इंडिया में एंट्री हुई 3 फरवरी 1928 को। तो 3 फरवरी 1928 को उसकी एंट्री हुई थी इंडिया में।
तो हमारे पास क्वेश्चन था वो किस पर्पज से आया था, इसका आंसर हमारे पास है टू रिव्यू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रशासन को देखने के लिए। और जब इंडिया में इसने एंट्री की थी तो सबसे पहले इसने एंट्री की मुंबई में। तो मुंबई में दो चीजों से इसका बायकॉट किया गया। सबसे पहले बायकॉट करने के लिए उन्होंने यूज किया इंडियंस ने ब्लैक फ्लैग्स, तो काली झंडियों से स्वागत किया गया और उन्होंने स्लोगन लगाया साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो इनका जो स्वागत हुआ था, वेलकम हुआ था साइमन कमीशन का इंडिया में मुंबई में, 3 Feb मुंबई में आए थे। तो मुंबई में जो वेलकम हुआ था वो हुआ था ब्लैक फ्लैग से और स्लोगन साइमन गो बैक से। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ साइमन कमीशन। तो 4 पर्सन हमारे पास लिखे हुए हैं, चारों में से कौन सा मेंबर नहीं था साइमन कमीशन का। देखो जो साइमन कमीशन इंडिया में आया था इसको व्हाइट कमीशन बोलते थे। साइमन कमीशन एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए इंडिया में आया। तो उसमें जो 7 मेंबर्स थे टोटल, पहले बता दूं 7 मेंबर्स थे, तो 7 के 7 मेंबर्स वो थे इंग्लिश पर्सन, इसी वजह से इसको बोला जाता था व्हाइट कमीशन। तो यहाँ पूछा गया है चारों में से कौन से मेंबर नहीं थे, तो क्लीमेंट एटली मेंबर थे, बैथन मेंबर थे, बेनोट हर्ट भी मेंबर थे, विंस्टन चर्चिल ये मेंबर नहीं थे किसके, साइमन कमीशन के। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा डी। और जो 7 मेंबर से एक बार देख लेते हैं 7 के 7 मेंबर्स कौन थे। साइमन कमीशन है तो उनका जो हेड था वो थे सर जॉन साइमन, जिसके नेम से ये कमीशन बनता है। सेकंड पर्सन थे बेथोन, थर्ड पर्सन थे स्टेथकोन, उसके बाद है लेंफैक्स, उसके बाद है कैडगन, क्लीमेंट एटली, बेनोट हर्ट। तो ये 7 पर्सन से हमारे पास क्वेश्चन था चारों में से कौन सा मेंबर नहीं था। तो क्वेश्चन में मेंबर कौन नहीं थे, विंस्टन चर्चिल। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा डी। और साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता था, व्हाइट कमीशन के नाम से। मैंने बता दिया व्हाइट कमीशन क्यों, बिकॉज ये 7 मेंबर्स जो आपके सामने है 7 के 7 मेंबर्स कौन से हैं, इंग्लिश पर्सन थे, अंग्रेज थे। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। साइमन कमीशन वाज एंटर्ड इनटू लाहौर। जो साइमन कमीशन था उसकी एंट्री हुई लाहौर में अक्टूबर 1928 में। देखो पीछे हमने पढ़ा था जो एंट्री हुई थी हमारी साइमन कमीशन की 1928 में मुंबई में हुई थी। अभी क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 1928 में अक्टूबर में कहां पे हुई, लाहौर में। वेयर जेम्स कोट ऑर्डर फॉर लाठी चार्ज, which among the following sorry who among the following was got injured due to this। देखो क्या हुआ, जब 1928 अक्टूबर में लाहौर में एंट्री की थी तो सेम चीज ब्लैक फ्लैग्स और उसके साथ साथ साइमन गो बैक नारा लगाया गया। और जो इंडियंस थे उस टाइम पे, उन इंडियंस के जो लीडर थे वो थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय उस टाइम पे लीडर थे। 1928 में जेम्स कोट, ब्रिटिशर्स के पर्सन थे जेम्स कोट, उन्होंने अनाउंस कर दिया फॉर दी लाठीचार्ज। तो जब लाठीचार्ज उन्होंने अनाउंस किया तो एक पर्सन जो लाला लाजपत राय उस टाइम पे लीडर थे हमारे इंडियंस के, तो वो घायल हो गए थे। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज गॉट इंजर्ड ड्यू टू दिस। तो लाठीचार्ज की वजह से कौन से पर्सन घायल हुए थे, वो पर्सन हुए थे हमारे लाला लाजपत राय जी। तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। और जो लाला लाजपत राय थे उनकी डेथ हुई थी 27 नवंबर 1928, 27 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हुई थी। और पूरे एक महीने बाद 27 दिसंबर 1928 को जो भगत सिंह थे, सॉरी यहाँ भगत सिंह लिखा हुआ है, करेक्ट कर लेना, भगत सिंह। तो जो भगत सिंह थे उन्होंने सॉन्डर्स को मारा था और बदला लिया था लाला जी की डेथ का। तो लाला लाजपत राय जी का डेथ जो हुई थी उनका बदला किन्होंने लिया, भगत सिंह जी ने लिया। 27 दिसंबर 1928 को मारा किसको था, वो मारा था सॉन्डर्स को। आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। ऑन 8 अप्रैल who among the following with भगत सिंह thrown a bomb in Delhi Hall Parliament and got arrested। ऐसा कौन सा पर्सन था जो अरेस्ट हुआ था भगत सिंह के साथ, कौन से टाइम पे, 8 अप्रैल 1929 को। देखो 1929 में क्या हुआ, जो भगत सिंह थे और एक पर्सन उनके साथ और था, उन्होंने एक बॉम्ब फेंका था। बॉम्ब कहां पे फेंका था, दिल्ली हॉल पार्लियामेंट में। तो दिल्ली पार्लियामेंट के हॉल में जब बॉम्ब फेंका था तो उसके साथ वो वहां पे अरेस्ट हो गए थे। वो पर्सन थे बीके दत्त। तो बुटकेश्वर दत्त वहां पे पर्सन थे भगत सिंह के साथ, जिन्होंने दोनों ने मिलकर बॉम्ब फेंका और उसके बाद क्या हो गए, अरेस्ट हो गए। और दिल्ली में अरेस्ट हुए तो दिल्ली जेल में ले गए। दिल्ली जेल के बाद उनको ट्रांसफर कर दिया गया लाहौर जेल में। लाहौर जेल में उनको फांसी सुना दी गई 24 मार्च 1931 को। लेकिन 24 मार्च से एक दिन पहले इतनी ज्यादा भगदड़ हो गई, बिकॉज जो भगत सिंह थे काफी कम उम्र के थे, काफी कम एज के थे, तो उनको एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को क्या दे दी गई, फांसी दे गई। तो जो हमारे पास पर्सन थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव,
तीन पर्सन ऐसे थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, जो पर्सन थे बीके दत्त, अरेस्ट किए हुए थे, फांसी इनको मिली। एक्चुअली जो राजगुरु और सुखदेव थे, ये कैसे स्टोरी में आए? जो राजगुरु थे, जो हमने पीछे पढ़ा था, सोंडर्स को मारा था भगत सिंह जी ने, तो उसके साथ सोंडर्स के साथ कौन पर्सन अरेस्ट हुआ था उस केस में? राजगुरु। और सुखदेव कौन था? देखो, जो बॉम्ब आया था इनके पास, बॉम्ब इन्होंने फेंका था, वो बॉम्ब भी कहीं से आया होगा, तो बॉम्ब एचएसआरए के मेंबर्स ने बनाया था। और जो बॉम्ब फैक्ट्री इनको मिली थी ब्रिटिशर्स को इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो वहां से अरेस्ट हुए थे सुखदेव। तो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को फांसी सुनाई गई थी 23 मार्च 1931 को। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था इसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। वाज एक्चुअली कॉइन्ड बाय व्हिच पर्सन? तो क्वेश्चन ये पूछा गया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा यूज किया गया, लेकिन वो वाला नारा एक्चुअली कॉइन किसने किया, ये टर्म किसने दी थी? तो वो टर्म सबसे पहले दी थी हसरत मोहानी जी ने। तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, एट द लास्ट टाइम ऑफ भगत सिंह इन जेल। जेल में जो लास्ट टाइम था भगत सिंह का फांसी से पहले, तो भगत सिंह जो थे वो कौन सी बुक पढ़ रहे थे? तो वो पढ़ रहे थे लेनिन बुक। तो इसका आंसर हमारे पास है लेनिन, ए ऑप्शन। आगे, चंद्रशेखर आजाद वाज डाइड ऑन विच डेट एट एल्फ्रेड पार्क। देखो क्या हुआ, 1931 की बात चल रही है अभी। 1931 में जो एक साइड तो हमने ये देखा, पीछे भगत सिंह जो थे उनको फांसी हो गई 23 मार्च, और दूसरी साइड हमारे पास ये पर्सन थे अपने चंद्रशेखर आजाद। इनको पकड़ने के लिए पीछे पुलिस इनको फॉलो कर रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, खुद को शूट कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। तो कौन सी डेट थी? वो थी 27 1931 में। तो 27 फेब को इनकी डेथ हुई चंद्रशेखर आजाद की। अगले महीने पूरे एक महीने के अराउंड 23 मार्च के अराउंड 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई। तो 1931 में जो दो मेन लीडर थे एचएसआरए के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, उन दोनों की डेथ हो जाती है, जिस वजह से जो एचएसआरए मैंने पीछे बताया था वो क्या हो जाती है, प्रॉपर्ली अबोलिश हो जाती है 1931 में। आगे चलते हैं, विच रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू। जो मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर जी, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, विच वॉज ऑल्सो नोन एज प्री ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो अपने मोतीलाल नेहरू जी थे, इन्होंने ना एक चीज की डिमांड की थी, डोमिनियन स्टेटस की। उस वजह से इन्होंने बाद में प्री ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा ड्राफ्ट, एक रिपोर्ट पेश की ब्रिटिशर्स के सामने। वो जो रिपोर्ट थी ना, वो ये दर्शा रही थी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरीके से बनाया जा सकता है। इसी वजह से उसको बोला गया था प्री ड्राफ्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, जो मोतीलाल नेहरू जी ने पेश की थी रिपोर्ट, उसको क्या बोला जाता था? उसका नेम था नेहरू रिपोर्ट। तो आंसर रहेगा ए ऑप्शन। आगे क्या हुआ, जो मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आई, उसके बाद अगले साल 9 मार्च 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के मेन लीडर उस टाइम पे चल रहे थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिशर्स के सामने एक रिपोर्ट रखी थी। उसका नेम क्या था? उसका नेम था 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। जो मोहम्मद अली जिन्ना की रिपोर्ट थी, उसका नेम क्या था? उसका नेम था 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। तो कब उन्होंने पेश की थी? 9 मार्च 1929 को। तो जो मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट थी, वो आई थी 1928 में। मैंने स्टार्टिंग से एक चार्ट इसीलिए दिया है, आप कॉपी पे प्रॉपर्ली एक पहले नोट्स बना लो, कौन से साल में क्या क्या आने वाला है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रह जाता है मेंशन करने को, जैसे यहाँ 1928 मेंशन नहीं किया हुआ। तो आपको स्टार्टिंग से मैंने जो एक सीक्वेंस दी है, वो अगर आपने नोट की होगी तो आपको बेटर समझ आ जाएगा इसके बाद क्या आने वाला है। आगे चलते हैं, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वाज फर्स्ट डिमांडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ऐसा कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, पूर्ण स्वराज डिमांड किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उसको बाद में डिक्लेयर कर दिया गया 26 ऑफ जन 1930 को। देखो क्या हुआ, हमने 1906 में पढ़ा था अकेला स्वराज। तो अकेला स्वराज किन्होंने डिमांड किया था? दादा भाई नौरोजी जी ने। उसके बाद 1929 में एक सेशन आया 1929 में, ये वाला सेशन जो लाहौर सेशन है, इसका आंसर हमारे पास लाहौर सेशन है। तो लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक चीज की डिमांड की थी, दैट वाज पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई लाहौर सेशन 1929 में। और उसके बाद अगले साल 26 जनवरी 1930 को, 26 ऑफ जनवरी 1930 को जो पूर्ण स्वराज था, इसको डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब यह है, अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को
अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया था। देखो आपने सुना होगा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था बनके, 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया। उसका रीजन क्या था, जो ये डेट थी ना 26 जन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी की, या फिर कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट डेट थी, बिकॉज इस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। पूर्ण स्वराज बोले तो फुल इंडिपेंडेंस। तो इसी वजह से उन्होंने 2 महीने आगे चल के वेट की थी 1949 के बाद 1950 तक। अपना जो एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एनफोर्समेंट डेट है वो सेम डेट है 26 जन। 26 जन को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। और एक चीज, जो लाहौर सेशन था, नेशनल फ्लैग जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है फर्स्ट टाइम अनफर्ड किया गया था, फर्स्ट टाइम लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को। देखो मैं फिर कह रहा हूं 1929 में हुआ था लाहौर सेशन। उस सेशन में हुआ क्या, पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया। और एक पॉइंट और है, 1929 रावी नदी के किनारे पे पहली बार अपना जो फ्लैग था, नेशनल फ्लैग, उसको लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को। ये वाली डेट भी काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। और ये सेम चीज मैंने अभी बताया आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब मनाया था, 26 जन 1930 को, एज ए डिक्लेयर किया उन्होंने पूर्ण स्वराज। आगे चलते हैं, दांडी मार्च। दांडी मार्च ऑफ 1930 रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। जो दांडी मार्च थी 1930 वाली, वो किस मूवमेंट से रिलेटेड थी? तो 1930 में 1930 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, दैट वाज अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में रिवीजन कर सकते हैं। चोरा चोरी मूवमेंट हमने पढ़ी थी 1922 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में पढ़ी, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट 1906 में 1906 में स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद सॉरी 1905 में स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखो ये क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारे पास है। तो इस मूवमेंट की वजह से पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने कुछ ना कुछ आंदोलन स्टार्ट किए। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो फेमस मूवमेंट थी, दैट वाज दांडी मार्च। दांडी मार्च पढ़ते हैं आगे है क्या। तो 1930 में स्टार्ट हुई दांडी मार्च। किससे रिलेटेड है, वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। तो दांडी मार्च को और किस नाम से जानते हैं, दांडी मार्च को बोलते हैं सोल्ड सत्याग्रह। बिकॉज ये जो दांडी मार्च है ना, ये किस वजह से स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी नमक की वजह से। तो आगे देखते हैं एक्चुअली क्या थी। तो दांडी मार्च वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की दांडी मार्च। कब स्टार्ट हुई, 12 मार्च को स्टार्ट हुई और एंड हुई 6 अप्रैल को, मतलब अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 25 डेज के अराउंड एक मूवमेंट चली थी। व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ दिस मूवमेंट? इस जो मूवमेंट थी ये वाली, ये मार्च थी, इसका जो मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था, वो क्या था? तो हमने पीछे अभी देखा था, इसको सोल्ट सत्याग्रह बोलते हैं। तो एक्चुअली जो नमक था ना, वो इंपोर्ट किया जाता था बाहर से, जिसके ऊपर टैक्स लगने की वजह से जो नमक के प्राइस थे वो हाइक हो जाते थे। तो अपने इंडियंस में महात्मा गांधी जी ने डिमांड रखी थी, जो नमक है वो इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस वजह से जो टैक्स होगा वो कम हो जाएगा। अगर आप बाहर से मंगवाना चाहते हो तो उस जो नमक पे टैक्स लग रहा है उसको रिमूव कर दो। तो ये वाली जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ये मूवमेंट किस वजह से स्टार्ट हुई थी, इसका मेन मोटिव था टू अबॉलिश दी टैक्स ऑन सोल्ट। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा बी ऑप्शन। और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। जो मूवमेंट थी दांडी मार्च, वो साबरमती से स्टार्ट हुई थी और दांडी तक चली थी। अप्रोक्सीमेट इसका जो एरिया था वो 358 किलोमीटर के अराउंड था। जो एंड की गई, एंड कैसे हुई, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, समुद्र के पानी में से नमक उठाया और हैंडफुल ऑफ सोल्ट, मतलब एक मुट्ठी नमक उठा के उनको तोड़ के ब्रिटिशर्स को ये संदेश दिया था, जो नमक है हम इंडिया में से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस वजह से इस पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स ना लगने की वजह से बाद में क्या होगा, टैक्स ना लगने की वजह से इसका जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। तो हमारे जो महात्मा गांधी थे वो यही डिमांड कर लेते उस टाइम पे। तो एक क्वेश्चन और बनता है, जो नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, जो दांडी मार्च थी, उसमें कौन सी लेडी ने साथ दिया था, वो साथ दिया था सरोजिनी नायडू जी ने। और लास्ट में ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, बिकॉज जो आने वाला लेक्चर हमारा होगा उसमें इसका काफी अच्छा रोल रहेगा। जो गांधी जी थे और बाकी लीडर्स थे, वो ड्यूरिंग सीडीएम, सीडीएम क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते हुए ब्रिटिशर्स ने ये बोल दिया था, जो अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाले हैं, वो काफी इलीगल एक्टिविटीज को रूप दे रहे हैं। तो क्या हुआ, महात्मा गांधी जी और बाकी लीडर्स को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो ये थी हमारे पास। तो आगे आज के क्विज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, ईश्वर चंद
जो ईश्वर चंद्र थे वो किस चीज के लिए फेमस थे? भूमिकर, लैंड टैक्स, इंडिविजुअल सत्याग्रह, विडो रीमैरिज, यहाँ पे एन एन काट देना, विडो रीमैरिज, और टू प्रोहिबिट द चाइल्ड लेबर। स्टार्ट। तो आपके पास क्वेश्चन है इसके लिए, ईश्वर चंद्र वाज फेमस फॉर लैंड टैक्स, इंडिविजुअल सत्याग्रह, विडो रीमैरिज, टू प्रोहिबिट दी चाइल्ड लेबर। तो चार ऑप्शंस आपके पास हैं। ईश्वर चंद्र जो थे वो किस चीज के लिए फेमस हुए थे? आगे सेकंड क्वेश्चन है, द ओनली वे। द ओनली वे एक पैम्फलेट था, वो किस पर्सन ने स्टार्ट किया था? सी राजगोपालचारी, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी। आगे थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, वो वाइस रॉय। वाइस रॉय कौन सा था पर्सन? देखो मैंने वाइस रॉय पे तो क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिए हैं। एट द टाइम ऑफ साइमन कमीशन, जब जो साइमन कमीशन था इंडिया में एंटर हुआ था। देखो दो चीजें हैं, साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट और एंट्री। तो देख लेना ध्यान से, अपॉइंटमेंट के टाइम पे कौन था या फिर एंट्री के टाइम पे कौन था। तो चार ऑप्शन आपके पास है, इरविन है, रीडिंग है, माउंटबेटन है, विलिंगटन है। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, वो फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। चारों में से कौन सा पर्सन ऐसा है जो फाउंडर था ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन का? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने है, एम एन रॉय वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। जो एम एन रॉय है जिन्होंने अपनी संवैधानिक सभा का सबसे फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था अपने इंडिया में, तो वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? मैंने ऑलरेडी बताया भी है लेक्चर की बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने है, पांच क्वेश्चंस थे, तो पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपके आपके आपने आंसर में बताने हैं। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं। थैंक यू सो मच।